नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेगबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो क्लास 10th का हिंदी है 18 फरवरी का, उसका हम लोग BBI वायरल क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको बता दें प्यारे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। इसलिए अभी भी अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आगे आपको बता दें प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आप लोगों का जो है सो टोटल 80 नंबर का हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोगों का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होगा। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा उसको देखेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देते बच्चों, जैसे 1 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा सो MCQ रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद 1 से 38 तक जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। उसके बाद आगे आपको बताए प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए इसमें क्या है खंड सी में। तो खंड सी में आप लोगों को 39 से लेके 46 तक का कुल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जहां से आप लोगों को यहाँ से भी आप लोगों को 6 क्वेश्चन लिखना है, ये भी 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद 47 से लेके 51 तक 52 तक आप लोगों का जो है सो जितना क्वेश्चन है 5 या 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऐसा है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम होगा। अब हम लोग देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसी चैनल के माध्यम से आगे का आप लोगों का पूर्ण रूप से तैयारी होगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो आंसर की आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। साथ ही हम लोग वही क्वेश्चन को करवाते हैं जो आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहला जो वीडियो बनाया था इंग्लिश और हिंदी में क्लास 12 वालों में, कितने लोगों ने कमेंट किया है कि आपका ही वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला था। पूरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 75% क्वेश्चन जो है सो मेरा ही 4-5 वीडियो से देखने को मिला था, एक वीडियो से सारा क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसी तरह से क्लास 10th का जितने वीडियो है आप लोग उसको सभी को अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों देर ना करते हुए लोग क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आप लोग देखिए, डायरेक्ट आप लोगों का एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। और इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे 30, जो पार्ट 1 में है। उसके बाद पार्ट 2 में जब आएगा तो सब्जेक्टिव वीडियो आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब रहेगा। तो चलिए इसमें देखिए क्या है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होता है। सबसे पहले ये जो गद्यांश दिया रहेगा, यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर से 4 नंबर तक जो प्रश्न रहेगा बच्चों, ये गद्यांश से रहेगा। ये आप लोगों का बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को अच्छे से रीड करना आता होगा तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, और आसानी से आप लोग 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या है गद्यांश। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ साहस। मनुष्य की पहली पहचान यह है कि इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनता की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होती है, और मनुष्यता को प्रकाशन और प्रकाश भी इसी आदमी को मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी के चाल से देखकर माध्यम करते हैं मानते हैं। तो देखिए इसमें जो पैसेज दिया है, आप लोग को बता दें प्यारे दोस्तों, पैसेज पढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा, तो आप लोगों को कम समय लगेगा। इसमें देखिए क्या है, साहस की जिंदगी का सबसे बड़ा क्या होती है। तो साहस की जिंदगी का जो सबसे बड़ा है, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, जीवन, जिंदगी, निंदा, हिम्मत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जिंदगी हो जाएगा। देखिए वहाँ पैसेज में दिया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहले दोस्तों क्या है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है। तो दुनिया का जो असली होता है सो क्या होता है, तो ताकत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर में दिखाया गया भी था, यहाँ पे देखिए असली ताकत होती है। सारा क्वेश्चन आप लोगों का पैसेज से है। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन। उसके बाद किस मनुष्य की असली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, डरपोक, कायर, भीरू या साहसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का साहसी लोग हो जाएगा, साहसी व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। जनमत शब्द कौन सा सात समास है। जनमत संग शब्द जो है सो कौन सा सात समास है। देखिए ऑप्शन दिया, द्वंद्व समास, अभिवाही समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास।
तो द्विगु समास में क्या होता है बच्चों, गिनती होता है, तो द्विगु समास तो आंसर होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तत्पुरुष समास हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पद्यांश का भाग, जहां से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक का आप लोगों का आंसर रहेगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये पद्यांश से रहेगा, हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्रंदन है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। तो ये आप लोगों का जो है सो पद्यांश दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग उतना से समझ गए होंगे कि किसके बारे में ये बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है। तो जीवन भर क्या है, तो इसका जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों करंदन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है, दूर तलक किसकी गाथा है। ये जो दूर तलक है ये किसकी गाथा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घ हो जाएगा, धरती की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, खिलता फूल क्या होता है। जो खिलता फूल है वह क्या होता है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क हो जाएगा, मलान हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पहले उससे क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के दो भेदों के नाम लिखे। रचना के आधार पर भेदों के दो नाम लिखे। तो इसमें देखिए आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो रचना के आधार पर जो होता है सो क्या होता है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा, इसके बारे में आप लोगों को आगे बता चुके हैं अगला वीडियो में, अगर उसको नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह कौन सा वाच्य है। बच्चे जो है सो खेल रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। चूंकि आप लोगों को बता दें कि आप लोग जवाब किस कर रहे हैं और उसका आंसर मिल जा रहा है, सरल वाक्य है जनरली। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पहले बच्चों क्या है, रीता किताब पढ़ रही है, कौन सा वाच्य है। रीता जो है सो किताब पढ़ रही है, कौन सा वाच्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ख हो जाएगा। रीता जो है सो क्या कर रही है, अगर आप लोगों को इसका आंसर मिल जा रहा है क्या का, तो आप लोग समझ लीजिए ये कर्मवाच्य है, मतलब क्या हो रहा है, कर्म कर रहा है, काम कर रही है। कौन काम कर रही है, रीता। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पहले उसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है। तो गर्मी में जो है सो खूब आम खाया जाता है, या कौन सा वाच्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ग हो जाएगा। ग में आप लोग देखिए क्या है, भाववाच्य है। इसमें गर्मियों में भाव उत्पन्न हो रहा है ना, हम लोग गर्मी को देख सकते हैं क्या, नहीं महसूस कर सकते हो, भाववाच्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में मूर्ता मानो चंद्र इनमें से कौन सा अलंकार है। मूर्ता मानो चंद्र इनमें से कौन सा अलंकार है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है, क का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करके, आप लोग या टेलीग्राम नहीं चलाते होंगे तो डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम लोग कोई वीडियो बनाएंगे या वायरल पीडीएफ वगैरह आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे वीकली टेस्ट से संबंधित सारा आप लोगों का वहीं क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में सागर के ऊपर नाच नाच करती नाव नाच करती है या नाचा करती है, लहरें मधुर गान इनमें से मानवीकरण अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ख हो जाएगा। देखिए क्या है, सागर और लहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ख हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, गोपियों ने किसे भगवान कहा है। तो गोपियां जो है सो किससे, उद्धव और गोपियां का जो प्रेम कहानी था उसके बारे में है। तो गोपियों ने किसे भगवान कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का क हो जाएगा, क बोले तो उद्धव को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच है, सूरदास का काव्य भाषा क्या है। सूरदास का जो काव्य भाषा है सो क्या है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ख हो जाएगा, ब्रज भाषा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, फसल किसा किसा गुणधर्म है। फसल जो है सो किसका गुणधर्म है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ग हो जाएगा। ग में आप लोग देख सकते हैं क्या है, सूरज की किरणों का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं क्या है, काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है सो किसकी पाठशाला है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो ग में देखिए क्या है, संस्कृति की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, नवाब साहब का डकार लेना क्या दर्शाता है। नवाब साहब जो है सो डकार लेते थे, उसका मतलब क्या उसका स्पष्ट हो रहा है या क्या दर्शा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पेट भरना। नहीं है, कोई खाता है उसके बाद देखिए वो डकार लेता है, मतलब पूरा पेट भर जाता है, वैसा तब करता है। तो काफी इजी इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में भी रहेगा, और आप लोग आसानी से, आप लोग 30 में से 25 प्लस या लगभग 30 आप लोग आसानी से ला सकते हैं। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। ये जो बाल गोविंद भगत है जो सो किस प्रकार का पाठ है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, जब विद्वानों का संग हो, सॉरी इसका जो हो जाएगा एकांक, ख हो जाएगा, मतलब रेखा चित्र है, रेखा चित्र। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, मृदंग कब बजती है। मृदंग जो है या मृदंग जो है वो कब बजती है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, घ हो जाएगा। घ में देखिए क्या है, जब लड़कों का संग होता है, मतलब जब शादी वगैरह होता है, संग होता है, तब क्या होता है, मृदंग बजता है। आगे चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से 26 के बीच जो है सो ये आप लोगों का गद्यांश को देखिए, और ये आप लोगों का जो रहेगा बच्चों सो बुक से रहेगा। तो देखिए क्या है, नवाब साहब ने सत्तूसन, तो देखिए इसमें क्या है, नवाब साहब ने सतूसन आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर। इसमें देखिए लखनवी अंदाज से ये क्वेश्चन है और ये पैसेज है, तो आप लोग इसे पढ़ भी चुके होंगे अच्छे से। यार नहीं पढ़े तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूंकि अगर ऐसा करते हैं, हम इसको समझाते हैं तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग देख सकते हैं, जो नवाब वहां रहता है वहाँ खीरा खाता है, उसके बाद नमक केवल खीरा चख के फेंक देता है। तो लखनवी का क्या अंदाज है, उसका वहाँ के बड़प्पन के बारे में दिखाया गया है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में नवाब साहब ने खीरे की फांक को किस प्रकार देखा। तो नवाब साहब जो है सो खीरे की फांक को किस प्रकार से देखा। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा। देखिए क्या है, सतृषण आंखों से देखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए पहले उसको क्या है, नवाब साहब ने खीरे की फांक का स्वाद किस प्रकार लिया। तो ये जो है सो किस प्रकार लिया था उसका स्वाद को। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क हो जाएगा, सूंघ कर लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, नमक मिर्च छिड़क दिए गए खीरे की फांक को देखकर लेखक की क्या स्थिति रही। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा। ख में आप लोग देख सकते हैं, लेखक उन्हें खाने को लालायित हो रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ख हो जाएगा। लेखक उन्हें खाने को लालायित हो रहे थे, मतलब खाने को जो है सो क्या कर रहा था, तरस रहा था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या पूछा गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 में नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। उसका जो है सो उसके खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ख हो जाएगा। देखिए खिड़की के बाहर फेंक दिया। क्या किया था नवाब साहब ने, खीरा लिया, उसमें नमक लिया, और उसको केवल क्या किया, उसका तैयारी किया, मतलब खाया भी नहीं, केवल उसको देखा, नमक वगैरह मारा, उसके बाद क्या किया था, खिड़की की तरफ फेंक दिया था। आप लोग बताइएगा कि लखनवी अंदाज जो है सो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वीडियो में हम बता चुके थे। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से 30 जो है सो उसमें आप लोगों से जो पद्यांश दिया गया उससे पूछा गया है। ये आप लोगों का बुक से है बच्चों। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल हम लोग खंड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट खंड में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, या फिर इसी पार्ट में आएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे प्यारे बच्चों, और सभी वीडियो को बारी बारी से अच्छे से देख लेते हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में 30 में से 30 सही कर सकते हैं। और बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों का जो निबंध रहेगा, पत्र लेखन रहेगा, आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, घेर घेर घोर गगन धाराओं ओ ललित ललित काले घुंघराले बल कल्पना के से पले विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले वर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया इस पद्यांश के कवि कौन है। तो इसका जो कवि है सो कौन है बच्चों। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, घ हो जाएगा। और घ में देखिए क्या दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये जो काव्यांश है सो किस पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। ये जो है सो किससे लिया गया है, तो उत्साह से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, उत्साह कौन लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए विद्युत छवि उर्म का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। तो इसमें देखिए 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों,
ख हो जाएगा। ख में देखिए क्या दिया है, बदल के हृदय में छिपी जिल्ली छिपा होना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट होगा। फिर हम लोग देखिए आपने देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का, आपका दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है। मेरे दृष्टि या आपकी दृष्टि में जो है सो बादल किसका प्रतीक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पौरुष और क्रांति का, पौरुष और क्रांति। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त होता है 30 क्वेश्चन। अब हम लोग इसी में से देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर जो 31 से 52 तक जो क्वेश्चन था सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसका आंसर हम लोग को देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोगों को अगर एक बार में दिक्कत होगा वीडियो देखने में तो वीडियो को 2K का स्पीड करके देखिएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा ताकि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। साथ ही MCQ क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वायरल करके उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों का 30 में से 28, 29 या 30 आप लोगों का सही हो सके। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो के देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे, तो आगे देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए बच्चों क्या है, इसमें जो है स्वति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसके बाद इसमें जो है सो 6 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये जो है सो पैसेज से रहेगा। तो पैसेज देखिए बच्चों क्या है, सो हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यह हम सब का पालन करता है और जीवन आधार है। प्रस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। आप लोग याद रख सकते हैं सब चीज़ को, क्या कि अभी जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों उपयोगों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मल मूत्र त्याग को पाप कर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। यह काम हम दो तरह से कर सकते हैं। यह जो काम है सो हम लोग कैसे कर सकते हैं, दो तरह से। देखिए क्या क्या है सो पहला कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा यह है कि हम गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। आप लोगों का बिल्कुल ही इसी तरह से क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या है, पहला कि हम गंदगी को उसके बाद अपने आसपास मलमूत्र विसर्जित ना करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में चारों ओर के प्रदूषण भूमि, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण फैला हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों का काफ़ी लंबा पैसेज है और इसी तरह से आप लोगों का एग्जाम में रहेगा। तो हम देखते हैं बच्चों, आप लोग बाकी जो बचा हुआ है इसको पढ़ लीजिए। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका क्या उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो चलिए हम लोग आंसर में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे, तो हमारा पर्यावरण, इसका जो उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, हमारा पर्यावरण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखें जो 1 नंबर का रहेगा। और आप लोगों का बता दें क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 31 के बाद जो आप लोगों का 6 गो रहेगा सो 2 नंबर का रहेगा। फिर आप लोगों को 6 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा खंड सी में, वो 3 नंबर का रहेगा। और खंड 4 में जो रहेगा वहाँ पे आप लोगों को कुल 6 प्रश्न दिया रहेगा और उसमें से आप लोगों को 4 प्रश्न का ही जवाब देना है जो 5-5 नंबर का रहेगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों को, और वही सब क्वेश्चन आएगा जो हम करवा रहे हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों। देखिए इसमें क्या है, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या संबंध होता है, जो पर्यावरण होता है उसके हमारे जीवन में क्या संबंध होता है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, हमें विरासत में मिला है, हम सबका पालन करता और जीवन धारा है। तो इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। जो मेन फैक्ट गया पूछा गया बच्चों उसको अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में पेड़ लगाने को संस्कृति क्यों माना गया है, संस्कृति को क्यों माना गया। तो इसका जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाने को पुण्य कार्य माना गया। क्या माना गया या क्यों माना गया है, तो ये जो है सो पुण्य कार्य माना गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए पहले उसको क्या है, 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है।
तो ऊपर आप लोग गद्यांश जो पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था। तो चलिए 34 का हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए है, प्रदूषित जल तथा कूड़ा कचरे का शुद्धिकरण कर गंदगी ना फैलाकर तथा जहां गंदगी उसे साफ कर प्रदूषण को रोका जा सकता है। ये सब आप लोग ऊपर में गद्यांश में पढ़ चुके होंगे और आप लोगों का गद्यांश में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत किताब पढ़ने आता है तो आप लोग आसानी से सही कर सकते हैं। बाकी आप लोग आंसर को कंफर्म करते जाइए और याद करते जाइए, आप लोगों का एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पूछा गया प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो 35 में देखिए बच्चों, इसमें जो है आप लोगों का ये जो खंड बी बता रहे हैं इसमें केवल 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोगों को आंसर देना है 6 को का। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण जो होता है सो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सोशल साइंस में भी काम देगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, प्राण वायु किसे कहते हैं, प्राण वायु के प्रदूषित होने से क्या समस्या होती है। जो प्राण वायु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या प्राण वायु होने से क्या उसकी समस्या हो सकता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा बच्चों आप लोग देख सकते हैं। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन को परमाणु कहा, प्राण या वायु कहा जाता है। जो हम लोग जिससे जीवित रहते हैं, जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन को, उसी को प्राण वायु कहा जाता है, क्योंकि यह सभी जीवधारियों के लिए काफी आवश्यक है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए वहाँ खंड बी में जो 8 क्वेश्चन है उसको 8 क्वेश्चन का हम आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लिखना है 6 ही। उसके बाद है मौसम चक्र बदल जाने का क्या परिणाम हो सकता है। जब मौसम चक्र है सो बदल जाता है, उसका क्या परिणाम हो सकता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए बच्चों आप लोगों से जो पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा, मौसम अनिश्चित हो गई है, अब यही अल्पवृष्टि होती है, कहीं अतिवृष्टि होती है और कहीं अनावृष्टि होती है। अल्पवृष्टि मतलब बहुत कम वर्षा होता है, अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक, और अनावृष्टि मतलब थोड़ा बहुत होता है वर्षा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बार बार बोल रहे हैं, आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंठस्थ करते जाइए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में, शहर का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो ऊपर में लिखा हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शहर का जो फेफड़ा है सो किसे कहा गया है। तो शहर में अवस्थित बड़े बड़े बागों बगीचों एवं पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा गया है। जो शहर में बड़े बड़े बाग है, बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़े बड़े पार्क है, उसी को क्या कहा जाता है, शहर का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखने से पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक 3 अंकों का है, जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप लोगों को यहाँ 8 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आप लोगों को 6 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे उसका जवाब देना है, मतलब आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जानते हैं उसको लिखिएगा। और आप लोग प्रयास कीजिएगा बच्चों कि एग्जाम में खाली पेज नहीं छोड़िएगा। आप लोग जो जानते हैं उसको लिखना है, या उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग कुछ लिखते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का बुक से है बच्चों। तो ये आप लोगों का बुक से हम लोग देखिए यहाँ क्या है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। उसका जो है जिसको दिनचर्या लोगों को क्या करती थी, हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज भी नहीं छूते थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में सोच भी नहीं करते थे। लोग इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठाकर, देखिए क्या है, आप लोग यहाँ देख लीजिए, भोर काल में उठाकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। वापसी पर गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टहरा करते थे। उनके इस प्रभावी गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान हो जाते थे। तो चलिए बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। जो बिस्मिल्लाह खान है इनको ध्वनि का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, क्या है इसमें आंसर। देखिए दोस्तों, इसमें है लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठा करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है।
इसका प्रयोग इन जगहों पर भौगोलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखता है, इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। कहने का मतलब जो है सो ये बिस्मिल्लाह खान जो है सो क्या है, शहनाई के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये काफ़ी अच्छे से इनको आता भी है ये कलाकारी। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, मंगल ध्वनि का वाद कहा जाता है इसको। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए पहले बच्चों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोगों से पूछा गया लेखक नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तनिक से भी उत्सुक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए काफी बड़ा आंसर आप लोगों को इसमें, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी मीडियम साइज का लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन का इसमें 3 नंबर मिल रहा है। लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। ये खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के उत्सुक नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए पहले उसको क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में लेखिका की अपने पिता से वैचारिक के टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। क्या था लेखिका के बारे में, लेखिका देखिए किसके बारे में बता रहा है। तो देखिए 42 का जो हम लोग आंसर है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, लेखिका की प्राय अपने पिता से वैचारिक टकराहट रहती थी। लेखिका सन 1946-47 के दिनों पर भारत फेरियों, हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेना चाहती थी, किंतु उनके पिता लड़की को अपने सामने घर में राजनीतिक लोगों से बातचीत तक ही इजाजत देना चाहते थे। हाथ उठाकर देखिए इसमें क्या है, हाथ उठाकर नारे लगाते थे, हड़तालों करवाती थी और लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर जुलूस निकालती थी। लड़कियां उसे बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने उसके बाद क्या है इसमें देखिए आप लोग, तो देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। क्या था ये आप लोगों का बुक से दिया है और आप लोगों को कहानी बताए भी थे पहले। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए इसमें क्या है, लेखिका की प्राय अपने पिता से वैचारिक टकराहट रहती थी। लेखिका सन 1946-47 के दिनों प्रभात फेरियों, हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेना चाहती थी, किंतु उनके पिता लड़की को अपने सामने घर में राजनीतिक लोगों से बातचीत तक ही इजाजत देना चाहते थे। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालों करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर जुलूस निकालती। लड़कियां उसे बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन लेखिका के मन में युवा उन्माद था, इसलिए घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए मुश्किल हो गया था। इसी कारण उसने अपनी पिता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। काफ़ी सारा दिक्कत हुआ। उसके बाद जो है सो लड़की क्या किया, अपना पिता का जो है सो बात नहीं मानने लगा। उसके बाद यह लेखिका के पिता से वैचारिक टकराहट का कारण बना, यही जो है सो कारण वैचारिक टकराव का कारण बना। आगे देखिए इसमें क्या है, किंतु पिता की लालसा थी कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। इसी के कारण लेखिका प्रायः पिता के कोप से बच जाती थी या बच जाती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के बीच रहा। तो क्वेश्चन नंबर 43 में है बच्चों, अस्खलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उसका मतलब क्या है, सूरदास की जो भ्रमर गीत है उसकी क्या मुख्य विशेषता है उसके बारे में पूछा गया है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग देखते हैं इसमें। इसका आप लोग थोड़ा सा लंबा करके भी आप लोग लिख सकते हैं, या इसमें काफ़ी लंबा यहाँ हम लिखाए हैं। देखिए क्या है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास ने भ्रमर गीत की कई विशेषताओं को अंकित किया है। सर्वप्रथम व्यंग का भाव झलकता है। गोपियां उद्धव पर व्यंग वान छेड़ती हुई कहती है कि उद्धव कमी प्रेम के आगे धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना से विषय में जानते। उसके बाद दूसरे गोपियों की विशाल का भाव झलकता। उद्धव द्वारा योग्य संदेश के विषय में बताने पर गोपियों की कृष्ण की मिलन की आस भी छूट जाती है। तीसरे, सूरदास ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अन्य मतलब किस प्रकार से गोपियां और जो है सो उद्धव का प्यार था उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कृष्ण का। देखिए इसमें क्या, उन्होंने हारिल पक्षी की
लकड़ी के समान कृष्ण के प्रति एक निष्ठा प्रेम का परिचय दिया था। उन्हीं में अपना विश्वास प्रकट किया। सूरदास ने लोकार्थित को दर्शाते हुए राजधर्म को भी याद दिलवाया। तो यही है, मतलब उसका जो है सो हारिल की पक्षी की जो लकड़ी है, उसी तरह से हारिल पक्षी की जो लकड़ी है उसी के समान आप लोग इसको बताया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और आज आप लोगों का जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो देखिए 44 का क्या सही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हम लोग देख सकते हैं यहाँ, फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उनकी आभा समा नहीं पा रही है। उसके बाद फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठा है। फागुन की सुंदरता संभाव्य हो गई है। ये सब आप लोगों को आंसर लिखना है। उसके सौंदर्य की मादकता में जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बांध दिया कि उसकी आंख हट नहीं पा रही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों को ये पूछा गया है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायिकाओं का सहयोग करते हैं। तो 45 का देखिए हम लोग डायरेक्ट आंसर इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप लोगों के बीच आ चुका है। संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। वे मुख्य गायक गायिकाओं के ऊंचे स्वर से अपना स्वर मिलाते हैं। गायक गायिका अब अंतरे की जटिल तान में खो जाते हैं, तब वे अस्थाई को संभले रहते हैं। गायक गायिका जब सुर से भटक जाते हैं, तब संगीतकार अस्थाई पंक्ति के गायन द्वारा उन्हें सही सुर में वापस लाते हैं। तासपब जब गायक गायिका का स्वर समझने लगता है, तब संगीतकार उनके मध्यम स्वर में अपना स्वर मिलाकर सुर को संभाल लेते हैं। तो देखिए किस तरह से आप लोगों को व्यंग का भाव स्पष्ट हो रहा है, आप लोग इजी से समझ सकते हैं। वे गायक और गायिका के अकेलेपन के एहसास को दूर करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। और आप लोग एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है। आप लोगों को एक बार और बता दें प्यारे दोस्तों, एक ही वीडियो से सारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन 4-5 वीडियो जो करवाएंगे उसको आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप लोगों का 80% आसानी से आ जाएगा। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं 45 में। तो 45 हम लोग देख चुके हैं। 46 में देखिए कभी सवेत तो कभी रंगीन पतकाओं का फहराना किन 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 अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो 46 का देखिए आंसर क्या होगा बच्चों। तो 46 हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ सब्जेक्टिव है। लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, उसका जो लेखिका का जो ड्राइवर था उनका नाम क्या था, जितेन नार्गे के साथ युमथांग की ओर जा रही थी। पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने कतार में, देखिए आगे क्या है, कतार में लगी सफेद पताकाएं फहराती हुई देखी। ये सफेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। तो देखिए बच्चों उसका जो लेखिका का जो ड्राइवर था उनका नाम क्या था, जितेंद्र नार्गे जी। एक कतार में उसके बाद इस प्रकार मंत्र लिखे हुए थे, सफेद पताकाएं तब फहराई जाती थी जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती है या फहराई जाती है, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसमें रंगीन पताकों का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पताकों को उतारा नहीं जा सकता, ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए वो जो आप लोगों को बताया गया है उसको जो है सो कहीं दूर अपना घर के थोड़ा सा कुछ दूर में जाके वैसा किया जाता है। तो आगे देखिए इसके बारे में पूरा आप लोगों को अगला वीडियो में बताया गया है। और तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं आप खंड घ में आप लोग देख सकते हैं इसमें। सो इसमें आप लोगों को रहेगा बच्चों टोटल आप लोगों का 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि बहुत ईजी रहेगा। आप लोगों को केवल इसका आंसर दिखा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से भी इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा या फिर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, लेखिका मन्नू के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का रूप में प्रभाव पड़ा है। मतलब मन्नू मतलब दैट मीन्स मन्नू भंडारी जो थे लेखिका, उसका जो है सो क्या बोला है, व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का जो है सो प्रभाव पड़ा है।
तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या है 46 का हम लोग क्या है 47 का हम लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं सो। तो 47 का जो हम लोग आंसर लिख सकते हैं बच्चों, इसमें देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें देखिए लेखिका का व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। पिताजी का प्रभाव लेखिका के व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की है। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। ये उसके पिता के बारे में बताया गया है। वो ये रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। शीला अग्रवाल का प्रभाव लेखिका को निष्ठाशील, देखिए क्या है, निष्ठाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी माध्यम प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। मतलब ये जो शीला अग्रवाल है सो मन्नू भंडारी जो है सो उनका प्रधानाध्यापिका थे। और ये जो है सो क्या किया, इसको क्रांतिकारी लाया और काफ़ी इसका जीवन में जो है सो प्रभाव इसका शिक्षक का पड़ा है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है बच्चों इसमें। बच्चे संस्कारों को कार्य के रूप में हो गया। उसके बाद शीला अग्रवाल शोले भड़का दिए। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीले बातों से लेखिका के मन में बचे संस्कारों को कार्य रूप दिया है। मैंने उसका अपना मन से जो है सो अपना बात से जो है सो उसके अंदर जोश का उमंग भर दिया गया था मन्नू भंडारी जी का। उसके बाद देखिए उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, किंतु या फिर परंतु शीला वर्मा ने उसे जन जीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया। और वो जो है सो खुलकर उसको विद्रोह सिखाने का काम किया है। कहावत है ना, जैसा आपका गुरु रहेगा वैसा भी आप बन जाइएगा। तो बस उसी तरह से हुआ था मन्नू भंडारी जी के साथ। वो हमेशा क्या है, उनके पिताजी चाहते थे कि वो घर के ही बगल में रहे या घर के अंदर में ही रहे, घर का जो चार दीवारी है उसी का अंदर में रहे। लेकिन उनका जो गुरु थी या प्रधानाध्यापिका जो थे शीला अग्रवाल, वो जो है सो उनको क्रांतिकारी बनाने का काम किया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए पहले उसको क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की और जो प्रतिकाएं उनके आधार पर दोनों की स्वभाव की विशेषताओं अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 48 का हम लोग देख सकते हैं। तो 48 में देखिए आप लोगों से जो पूछा गया हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को तो बता दिया गया है। इसमें देखिए क्या बच्चों, राम के स्वभाव की विशेषता है। राम अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। जब परशुराम ने अत्यंत क्रोधपूर्वक धनुष तोड़ने वाला का नाम पूछा तो स्वयं को उनके दास बताया। वह बड़ों का आज्ञा की पालन करते थे, इसलिए उन्हें परशुराम से पूछा कि मेरे लिए आपका क्या आज्ञा है। राम अत्यधिक धैर्यवान थे। राम जो है सो काफी अत्यधिक जो है सो धैर्यवान थे। लक्ष्मण पर परशुराम के क्रोधित होने पर भी वे धैर्यपूर्ण सुनते रहे और उनका प्रतिकार नहीं किया। चलिए आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, राम मृदु भाषी थे। परशुराम लक्ष्मण के बीच कट्टु वार्तालाप के समय उन्होंने जल के समान शांत करने वाले वचन कहे। आगे हम लोग देखते हैं इसमें वो जो हम लोग देखे थे, इसमें देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो हम लोग देखे थे राम के स्वभाव, अब हम लोग देख रहे हैं ये जो है लक्ष्मण के क्या स्वभाव थे उसके बारे में। लक्ष्मण तर्कशील स्वभाव वाले थे। परशुराम के साथ वार्तालाप के समय उन्होंने तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किए। लक्ष्मण अत्यंत बुद्धिमान थे। वे कभी बुद्धि का प्रयोग कर परशुराम क्रोधित कर देते थे और कभी उनकी प्रशंसा करते करते भी व्यंग कर देते थे। तो ये क्वेश्चन था। और आगे देखिए इसमें और भी है। लक्ष्मण व्यंग करने में प्रवीण थे। उन्होंने व्यंग द्वारा परशुराम को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। ये जो सो काफी जो है सो क्रोधित हो गया था परशुराम। लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव के थे और लक्ष्मण जो है सो क्या थे, क्रोधित स्वभाव के थे। परशुराम को क्रोध के प्रत्युत्तर में उन्होंने भी उनके क्रोधपूर्ण वचन कहे। लक्ष्मण वाकपटु थे। परशुराम की बातों का उत्तर उन्होंने चतुराई भरी बातों से दिया था। और जो परशुराम का जो उत्तर है उसको जो है सो काफी चतुराई से उसका उत्तर को देने का काम किया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। तो क्वेश्चन नंबर 49 में बच्चों पूछा गया है बच्चों की तंदुरुस्त मुस्कान कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जो बच्चों का तंदुरुस्त मुस्कान है उसका जो है प्रभाव कवि के मन में क्या पड़ा या कैसे पड़ा है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है सो हम लोग बताए भी थे ऑब्जेक्टिव जब करवा रहे थे तब। देखिए इसमें क्या है, बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता। उसके मन में यह भाव उमड़ता कि बच्चों की मुस्कान में जीवन संदेश संपूर्ण प्रकृति उस मुस्कान से प्रभावित होती है। कवि को यह महसूस होता है कि उस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जाता है। उसके मन में बच्चे की माँ प्रति कृतज्ञता भाव आ जाता है, जिसके माध्यम से
कवि ने उसे मनमोहक मुस्कान से परिचित हो चुके थे या हो सका था। आगे हम लोग देखते हैं संदेश लेखन है जो आप लोगों का निबंध रहेगा। तो ये आप लोगों को जो है सो पार्ट 4 ये बोल सकते हैं हम लोग, या खंड डी में जो है 6 क्वेश्चन रहेगा प्यारे विषयों, और आप लोगों को 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अपने मित्र वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए उसे एक बधाई संदेश लिखना है। आपका कोई मित्र है जो परीक्षा में क्या किया है, प्राथमिक स्तर से जो है सो पास किया है, या हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट डिवीजन से पास किया, वैसे करके भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल ये बोला है कि प्रथम स्थान पर प्राप्त किए हैं, मतलब प्रथम स्थान फर्स्ट लाया, उसके बारे में उसको संदेश लिखना है और बधाई देना है। तो ये आप लोग इजी से लिख सकते हैं। देखिए आप लोग कैसे लिख सकिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा बताते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा बधाई संदेश। यहाँ आप लोग समय लिख सकते हैं, उसके बाद दिनांक लिख सकते हैं, उसके बाद प्रिय मित्र, आप लोगों का जो मित्र है उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई, तुमने मन लगाकर साल भर पढ़ाई की, इसलिए तुम्हें यह इनाम मिला। उसके बाद इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं तुम्हारा देव, मतलब जो आपका नाम है उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, अथवा करके जो क्वेश्चन दिया गया था तो उसको लिख सकते हैं आप, या फिर क्या कर सकते हैं, निबंध आप लोगों को आता होगा तो, और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। विज्ञापन कुल मिला के आप लोगों को बोल सकते हैं कि एक प्रचार टाइप का है। मतलब आप लोगों को जब प्रचार करने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग इसको किस दृष्टि से आप लोग प्रचार करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले ऐसे करके आप लोग एग्जाम में जो है सो बॉर्डर बना लीजिएगा, और इसी के अंदर जो है सो ये सब सारी बातों को लिखना पड़ेगा। तो और अच्छे से सजा के लिखिएगा, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, स्वस्थ ईंधन है, खेल व्यायाम का आयाम तरीका है, आओ खेलें और स्वस्थ रहें, खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया, खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये सब बात आप लोगों को लिखना है। और इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या है, 51 में 51 हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद 52 देखेंगे। तो 51 में देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, ईमेल क्या है, इनके कितने भेद होते हैं सभी को परिभाषित कीजिए। जो ईमेल है सो उसके कितने भेद होते हैं सभी को परिभाषित करना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, ईमेल उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, और ईमेल कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप लोगों को इसमें बताना है, अथवा करके दिया है। ईमेल को अथवा नीचे दिया है, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ईमेल कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज सिस्टम का नाम है। जैसे आप डाक के द्वारा चिट्ठी भेजते हैं, मोबाइल के द्वारा मैसेज भेजते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से इंटरनेट के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं। यह तीन प्रकार, या जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से? 3 प्रकार के। देखिए 3 प्रकार कौन कौन होता है, अर्ध औपचारिक, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। तो ये जो है सो ईमेल का 3 तरीका था या 3 प्रकार था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में जो आप लोगों से एक अथवा में रहेगा उसको लिख सकते हैं, या फिर इसको देखिए अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। जिस तरह से आप लोग अपने मित्र को पत्र लिखें उसी तरह से आप लोग अपने पिताजी को भी आप लोग पत्र लिख सकते हैं, और बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, बिल्कुल यहाँ केवल पूज्यवर या पूजनीय पिताजी लिखेंगे। सादर प्रणाम, आप लोग जब बड़े को हम लोग क्या करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, तो वैसे आपका पुत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ है, आपका पत्र जो है सो मुझे कल ही प्राप्त हुआ है, ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं। निबंध आप लोग बहुत पहले से भी आप लोग देखते आ रहे होंगे। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के बीच जो पूछा गया है या पूछा जाएगा, इसमें देखिए इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपने पत्रकार पद के लिए स्वीकृत लेखन लिखें। स्वीकृत मतलब क्या होता है, तो जो बायोडाटा वगैरह जो तैयार करता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं बच्चों, पत्रकार पद के लिए आवेदन हेतु। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा, आज दिनांक इतना को दैनिक जागरण को प्रकाशित विज्ञापन से पता चला है कि आपके कार्यालय में पत्रकार की आवश्यकता है। मतलब क्या है, वहाँ पे आप लोगों को जॉब खोजना है तो उसके बारे में लिखना है। तो इसका लिख सकता है आप, तुम लोग लिख सकते हो कि इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। इस तरह से आप लोगों को लिखना है विज्ञापन। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को पूरा डिटेल देना है, क्या नाम है, क्या पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ, ग्राम, ये सब जो आप लोगों को लिखना है। इस तरह से यहाँ हम लिख दिए हैं।
ताकि आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। आगे देखिए इसमें आप लोगों को जो है और ये भी क्वालिफिकेशन आप लोगों को दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को रख रहा है पत्रकार पर, तो पत्रकार पर आपको रखेगा किस लिए रखेगा, आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैट्रिक पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, कहाँ से किए हैं उसके बारे में लिखना है। जेक बोर्ड रांची से किए हैं, +2 किए हैं, कहाँ से किए हैं, प्रथम स्थान इंटर में जो है सो प्रथम स्थान लाए थे, मैट्रिक में प्रथम स्थान लाए थे, कितना परसेंट आया था। तो ये सारा चीज़ आप लोग इसी तरह से बिल्कुल इसी फॉर्मेट या इसी फॉर्म में जो है सो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ में चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हिंदी के वीडियो के साथ ही पार्ट 2, और जिसमें हम लोग देखेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।